आपका है पैस्चरल नोमैडिज्म, सोसाइटी एंड इकोनॉमी। वैसे तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा मैं इस टॉपिक पे आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी दूँ। नोट्स भी मैं इस टॉपिक पे आपको प्रोवाइड कराऊंगी। जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड याद रखने हैं वो उसके ऊपर नोट्स मैंने बना लिए हैं। उसका वीडियो भी मैं जल्दी ही डाल दूँगी। आज मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। आज इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसी के एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू करेंगे और फिर हम इसको जो है कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो मेरा टॉपिक है पैस्चरल नोमैडिज्म और सॉरी ये आपका यूनिट है। और जो टॉपिक जो आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो आपका है सोसाइटी एंड इकोनॉमी। तो शुरू करते हैं। द नोमैडिक वे ऑफ लाइफ वॉज रिगार्डेड अनसिविलाइज्ड एंड दिस वॉज रिगार्डेड नेचुरल डिजास्टर बाय सेटल्ड सोसाइटीज़ एंड सिविलाइजेशन। अब जो आपका आता है क्या कहते हैं, नोमैडिक वे ऑफ लाइफ को अनसिविलाइज्ड कहा गया। अनसिविलाइज्ड का मतलब होता है कि आपका कहते हैं अनसिविलाइज्ड उन लोगों को कहते हैं जो एजुकेटेड नहीं होते हैं, जिनको बोलने का तरीका नहीं होता है, जो वायलेंस फैलाते हैं, उनको हम अनसिविलाइज कहते हैं। तो जो नोमैडिक वे ऑफ लाइफ था, जो लोग उस टाइम पे रहते थे वो बेसिकली अनसिविलाइज्ड होते थे। और उसको जो बाकी लोग होते थे जो मतलब सेटल्ड होते थे, एजुकेटेड होते थे, वो इसको एक नेचुरल डिज़ास्टर समझते थे, क्योंकि उनके लिए ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती थी। ठीक है, इन द मिडिल एजेस द रेड्स of the Mongols and Huns on Asian and European cities, destroying all symbols of civilization, reinforced the image of the nomad as savage barbarian. तो जो मंगोल और हुन्स ने जो मिडिल एजेस में रेड्स की थी, किस पर रेड्स की थी? एशियन और यूरोपियन कंट्रीज़ पे जो रेड्स की थी उन्होंने, तो उन्होंने उस टाइम पे क्या किया, उनकी सारी सिविलाइजेशन को जो है ख़त्म कर दिया। और ये हमें क्या दर्शाता है, ये हमें दिखाता है कि किस तरीके से जो नोमैडिक पीपल थे उस टाइम के वो अनसिविलाइज्ड थे। सैवेज बारबेरियंस का मतलब ही अनसिविलाइज्ड होता है। ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन नोमैड्स इन प्री हिस्ट्री एंड अर्ली रिकॉर्ड इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली लिमिटेड एंड फ्रेगमेंट्री। जो हमें ये बताए कि उस टाइम पे एक्चुअली किस टाइप की सोसाइटी थी या किस टाइप की इकोनॉमी थी, वो डेटा हमारे पास एक्चुअली बहुत ही लिमिटेड है। और जितना भी अवेलेबल है वो डेटा वो बहुत ही इनकम्प्लीट है, कंप्लीट बिल्कुल भी नहीं है। However, with confined asset, anthropologists, archaeologists, prehistorians, and scholars working on nomadic groups has been capable of dispel the notion of savagery related to nomads and set up that those cultures had been a great deal extra than simply plundering savagery. तो जो भी कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने, आर्कोलॉजिस्ट ने, प्री हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स ने उस टाइम पे रिसर्च की। और जब उन्होंने रिसर्च की तो उन्हें पता चला, उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि सिर्फ नोमैड्स जो हैं अनसिविलाइज्ड पीपल नहीं थे, सिर्फ वायलेंस ही नहीं क्रिएट करते थे, वो उससे कई ज़्यादा और भी मतलब काम करते थे। ऐसा नहीं कि वो लोग सिर्फ जो है वायलेंस ही फैलाया करते थे या सिर्फ सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय करते थे। उसके अलावा भी उन लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं जो कि आर्कियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने जो है उस चीज़ों को जो है फाइंड किया है। As a result of these studies, we have higher knowledge of pastoral nomad manner of life, social and political structures and economy. उनकी इन रिसर्च की वजह से, इन स्टडीज़ की वजह से हम क्या कर पाए हैं, हमें जो है पैस्चरल नोमैड्स की सोसाइटी और इकोनॉमी के बारे में जो है पता चला है।
रिसर्च से पता चला है कि वो कैसे रहते थे, कैसा उनका वे ऑफ लाइफ था, ये सब हम जान पाए हैं. Apart from archaeological materials, documentation, and ancient evidence, research on those nomads are primarily based totally on their present day culture. जिस कल्चर में वो उस टाइम पे रहते थे, कौन सा कल्चर वो फॉलो करते थे, वो सब कुछ हमारे आर्कोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं फाइंड करने में कामयाब हो गए हैं. All of those had been utilized by teachers to benefit perception into nomadic culture. हमारे करंट जो टीचर्स हैं, जो भी टीचर्स आपको नोमैडिक पैशन नोमैड के बारे में पढ़ाते हैं, वो उन्हीं रिसर्च के बेसिस पे पढ़ाते हैं जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट आर्कोलॉजिस्ट ने की है. उन्हीं के बेसिस पे आपको सोसाइटी और इकोनॉमी वहाँ की दिखाते हैं. उन्हीं के बेसिस पे इस टॉपिक को जो है पढ़ाया जा रहा है, जो उन्होंने वहाँ पे उस टाइम पे रिसर्च की है. ठीक है बच्चों, इतना आप लोगों को समझ में आया? तो बेसिकली मैंने ये जो आप देखोगे स्लाइड्स, इसमें मैंने जो है आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि पहले जो है उनको अनसिविलाइज कंसिडर किया गया. ठीक है, आप देखोगे, लेकिन वो अनसिविलाइज तो थे, लेकिन साथ साथ ऐसा नहीं कि सारे अनसिविलाइज थे. कुछ अनसिविलाइज थे, कुछ सिविलाइज भी थे. तो हमें उनके बारे में भी तो पढ़ना चाहिए जो सिविलाइज थे. उन्होंने अपनी सोसाइटी कैसे बनाई थी, उन्होंने अपनी इकोनॉमी कैसे बनाई थी. हमें ओवरऑल दोनों तरीके के लोगों के बारे में पढ़ना है, सिविलाइज भी और अनसिविलाइज भी. ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं. The family, which consists of a man, his wife, and their children, is the basic unit in almost all nomadic pastoral communities. Pastoral communities में क्या था? जो आपकी फैमिली होती थी बेसिकली, वो कम्युनिटी किससे बनती है बच्चों? कम्युनिटी बनती है फैमिली से. और फैमिली में किसका होना बहुत ज़रूरी था उस टाइम में? एक वाइफ का होना ज़रूरी था, एक आपके हस्बैंड का होने का ज़रूरी था, और उनके चिल्ड्रन का होना ज़रूरी था. एक फैमिली में एक हस्बैंड होता है, एक वाइफ होते हैं और उसके बच्चे होते हैं. और फिर जब वो ग्रुप ऑफ फैमिलीज़ बन जाती, कई सारी फैमिलीज़ बन जाती, तो वो एक क्या फॉर्म करती है? कम्युनिटीज़ को वो फॉर्म करती हैं. कम्युनिटीज़ उनसे फॉर्म होती हैं. These family merged to form smaller groups that moved and lived together. ये फैमिलीज़ जो है ग्रुप में एक साथ रहती थी और जहाँ भी जाती थी, अगर एक जगह से दूसरे जगह को छोड़ के जाती थी इन सर्च ऑफ फूड, तो ये लोग साथ में ही जाया करते थे. A number of these groups may have descended from a single common ancestor. इनके जो पूर्वज होते थे वो एक ही होते थे. जैसे आप देख सकते हो, आपके भी पूर्वज होते हैं. जनरेशन हमारी चलती रहती है. आप हैं, आपके पापा हैं, आपके पापा के पापा हैं, फिर उनके फादर के फादर हैं, ग्रेट ग्रैंडफादर होते हैं. तो इस तरीके से इनकी भी जनरेशन चलती रहती थी, लेकिन इनके एंसेस्टर एक ही होते थे, इनके पूर्वज जो हैं एक ही होते थे. एनिमल हर्डिंग वॉज मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिविजुअल फैमिली. एनिमल हर्डिंग जो है मेन ऑक्यूपेशन होती थी. एनिमल हर्डिंग क्या होता है? जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ एनिमल को उसको मतलब पाला जाता है, डोमेस्टिकेट किया जाता है, तो उसको हम एनिमल हर्डिंग कह सकते हैं. वो कोई भी एनिमल हो सकता है, वो आपका शीप भी हो सकता है, वो आपका काव भी हो सकता है, आपका बफेलो भी हो सकता है. तो उस टाइम पे एनिमल हर्डिंग थी, अभी भी है. और वो वहाँ जो पैस्चरल नोमैड्स थे, एक्चुअली वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, तो उनकी ऑक्यूपेशन भी एनिमल हर्डिंग होती थी. पैस्चर्स आर शेयर्ड एज कॉमन टेरिटरी बाय ऑल फैमिली. पैस्चर्स क्या होते हैं? पैस्चर्स जो है होते हैं लैंड होते हैं, मतलब वो लैंड जहाँ पे घास उगती है, जहाँ पे आप देख सकते हो एनिमल्स को फीड करने के लिए हम उस वहाँ पे घास उगवाते हैं ताकि प्लांट्स वहाँ पे ग्रो करते हैं. तो वो जो पैस्चर लैंड होती थी, जो वो एक एक मतलब पर्टिकुलर लैंड होती है,
तो वो लैंड जो है सभी फैमिलीज से जो है शेयर करते थे उस टाइम पे, क्योंकि सबके अपने अपने एनिमल्स होते थे, सब अपने अपने एनिमल्स पालते थे। तो उन एनिमल्स को खाना देने के लिए भी तो भाई कोई जगह चाहिए ना, कोई उनको प्लांट जहाँ से उन्हें उनका खाना मिल सके, घास मिल सके, प्लांट मिल सके। तो वो जो एक प्रॉपर लैंड होती थी, वहाँ पे घास उगाई जाती थी, प्लांट्स उगाए जाते थे, ताकि जो है एनिमल्स वहाँ पे अपना जो फूड की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो आपका आगे है वो है द मंगोल एरिस्टोक्रेसी एंड चीफ्स वर नोन फॉर रिजर्विंग द बेस्ट pasture for their livestock which no one else which no one else was allowed to use। लेकिन हम देखा जाए तो पैस्चरल नोमैडिज्म में भी आप देखोगे कि जो लोग एक तरीके से जो अपर कास्ट को बिलोंग करते थे, फॉर एग्जांपल यू कैन से मंगोल, जो मंगोल्स थे वो क्या करते थे, वो जो बेस्ट लैंड होती थी ना पैस्चर के लिए, जहाँ पे घास वगैरह अच्छे से उगती हो, ग्रीनरी बहुत होती हो, वो क्या करते थे, वो अपने लिए वो लैंड को रख लेते थे, ताकि उनके एनिमल्स को वो अच्छी घास, वो अच्छा खाना मिल पाए। और उन्होंने क्या रूल बनाया था, उन्होंने ये रूल बनाया था कि उनकी उस लैंड को कोई और यूज़ नहीं करेगा। मतलब जो और पैस्चरल नोमैड पीपल होंगे और पैस्चरलिस्ट होंगे, वो उनकी उस लैंड को जो है यूज़ नहीं करेंगे। ईच फैमिली वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ देयर लाइफ स्टॉक। हर फैमिली जो है अपने एनिमल्स की जो केयर है उसे खुद करनी पड़ती थी, उसके खाने पीने का ध्यान उसे खुद रखना पड़ता था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको जो है आज छोटा शॉर्ट में मतलब सोसाइटी और इकोनॉमी समझाया है। एक्चुअली ये टॉपिक बहुत बड़ा है, तो मैंने सोचा मैं आपको 2 वीडियोस में एक्सप्लेन करूं बजाय कि एक वीडियो में, क्योंकि फिर एक वीडियो में टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा और आप लोगों को फिर बोरिंग भी लगेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को 2 वीडियो में इसको एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी का एक्सप्लेनेशन आगे जो हूँ डालूँगी, और वहाँ पे हम इसको टॉपिक को ख़त्म करेंगे। उसके बाद मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डालूँगी मैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके आंसर्स कैसे लिखने हैं। एक्चुअली मैंने आपको नोट्स तो दे रखे हैं, तो कौन से क्वेश्चन पे कौन सा टॉपिक आपको लिखना है वो मैं आपको बताऊंगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए हो, सॉल्व्ड असाइनमेंट्स चाहिए हो, या प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर चाहिए हो, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, उस पर आपको सिर्फ मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। आज के लिए बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो तक बाय।